आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री जिसे अक्सर एक इकोनॉमिक पावर हाउस, एक ग्लोबल हब और एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखा जाता है। एक कंट्री जो कभी एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था और आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड नेशन में से एक है। इसकी कहानी में बिट्रेयल है, राइज है, फॉल है और एक विजनरी लीडर की विजन का कहानी है। पूरा वीडियो देखना क्योंकि हम इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके डेवलपमेंट मॉडल और इंडिया के लिए लेसन्स सब कुछ कवर करेंगे। कहानी शुरू होती है 1299 में। सुमात्रा के एक प्रिंस संग नीला उतामा ने इस आइलैंड पर आकर एक नया किंगडम बनाया जिसे नाम दिया सिंगापुरा। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक शेर देखा इसलिए ये नाम पड़ा। एक मनगढ़ंत कहानी है। ये नाम जो है एक पावरफुल सिंबलिज्म का रिफ्लेक्शन है, एक इमर्जिंग रीजनल सेंटर का रिफ्लेक्शन है। यहाँ के लोग इंडिजिनस और मलय वंश के थे। इसकी लोकेशन ऐसी थी कि एक नेचुरल गैदरिंग पॉइंट बन गया। लेकिन जैसे ही कोई चीज सक्सेसफुल होती है उसके दुश्मन भी बन जाते हैं और सिंगापुर की प्रॉस्पेरिटी और लोकेशन ने उसे दो पावरफुल एम्पायर के बीच में एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बना दिया था। एक तरफ था मजापहित एम्पायर जावा से, एक पावरफुल समुद्री एम्पायर जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड के रूट्स को कंट्रोल करना चाहता था, और दूसरी तरफ सायामीज किंगडम जो आज के मॉडर्न डे थाईलैंड में है, जिनकी भी एम्बिशंस थी कि वो सिंगापुरा पे पूरा कब्जा बनाए। और इन्हीं दोनों के बीच में सिंगापुरा का ये हाल हुआ कि इनके लास्ट रूलर सुल्तान इस्कंदर शाह, जिनको परमेश्वरा के नाम से भी जाना चाहता था, वो एक कांस्टेंट थ्रेट में रहते थे। और फिर हुआ वो जो आखिर में सिंगापुर का किंगडम एक ड्रामेटिक स्टोरी, बिट्रेयल और कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड फंस गया था। अराउंड 1398 मजापहित ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दी और हिस्टोरिक अकाउंट सुल्तान इस्कंदर शाह को भागना पड़ा। वो मलय पेनिनसुला गए और इवेंचुअली एक फिशिंग विलेज में पहुंच गए जहाँ मलाक्का सल्तनत की स्थापना की। और अराउंड 1400 में मलाक्का एक पावरफुल ट्रेडिंग एम्पायर बन गया और सिंगापुर वो एक माइनर सेटलमेंट बनकर रह गया। सिंगापुर की हिस्ट्री सबने बुला दी थी। इसके बाद आता है एक ब्रिटिश एरा, जीनियस डिप्लोमेट और विजनरी सर स्टैमफोर्ड रैफल्स। 1819 में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड चल रहा था उसमें सिंगापुर पर एक मिलिट्री जीत नहीं बल्कि एक मास्टरफुल एक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी से मिली। रैफल्स ने डिप्लोमेटिक कनिंग यूज किया था और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रिफ्ट्स जो वहां पे चल रहे थे उसी को आगे एक्सप्लॉइट किया। तो उनके क्या क्लेवर टैक्टिक्स थे? सबसे पहले उन्होंने इस बात को एक्सप्लॉइट किया कि जो सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था यहाँ पे, जो जोहर सल्तनत के बीच में चल रहा था, और उस वक्त का सुल्तान अब्दुल रहमान डच के इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा था। रैफल्स ने उनका इन्फ्लुएंस मानना अच्छा नहीं समझा और रैफल्स ने टेंकू हुसैन को सपोर्ट किया जिन्हें थ्रोन के लिए बाईपास कर दिया गया था। तो मिलिट्री टेक ओवर की बजाय रैफल्स ने एक डिप्लोमेसी यूज की और फरवरी 6, 1819 को उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। रैफल्स ने टेंकू हुसैन को लेजिटिमेट सुल्तान रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने उनको सब्सटैंशियल एनुअल स्टाइपेंड बदले में देने की प्रॉमिस कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का हक मिल गया इसके बदले में। ये एक टैक्टिकल मैन्यूवर था। रैफल्स जानते थे कि डच तो प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन उनके पास एटलीस्ट इस वक्त पे एक लीगल जस्टिफिकेशन तो थी। इसके बाद दूसरा मास्टर स्ट्रोक आता है जहाँ पे रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि यहाँ पे कोई ड्यूटीज नहीं होगी। मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक रेडिकल पॉलिसी थी। इसी पॉलिसी के तहत पॉपुलेशन और इकोनॉमिक बूम सिंगापुर में आया। एक ट्रीटी साइन की गई 1819 में। उसने सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट का हक दिया। पूरा हैंडओवर या पूरा एनेक्सेशन जो था वो 1824 में हुआ जब एंग्लो डच ट्रीटी ने ब्रिटिश और डच अपने इन्फ्लुएंस की जगहों को सेपरेट कर दिया था। तब सिंगापुर ऑफिशियली ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। 1826 में ये स्ट्रेट सेटलमेंट का पार्ट बन गया और 1867 में ये क्राउन कॉलोनी बन गया था। कॉलोनियल रूल के कुछ लेसर नोन फैक्ट्स भी हैं जो हमें समझने जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ओपीएम का इस्तेमाल रेवेन्यू सोर्स के लिए करती थी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओपीएम ट्रेड पर हेवीली रिलायंट थी। ओपीएम डेंस के लाइसेंसेस से गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट आधी इनकम आती थी। स्पेशली चाइनीज कम्युनिटी में इसका एडिक्शन बढ़ गया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को एक प्लान सिटी बनाया। रैफल्स ने इसके डेवलपमेंट का क्लियर विजन रखा था। उन्होंने अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिक एरियाज डेजिग्नेट किए थे। इसकी वजह से जो चाइनीज लेबरर्स थे उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स देखने मिला और ये जो चाइनीज लेबरर्स थे इनमें से काफ़ी जो थे वो सिंगल मैन थे और इसी की वजह से यहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी का जन्म हुआ जिसका नाम था ट्रायड्स। ये इनिशियली तो एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क सिस्टम थी बट बहुत ही जल्द ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। लेकिन जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं वैसे ही सिंगापुर के इस डेवलपमेंट की स्टोरी में भी एक डार्क साइड है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक ऐसी सिस्टम बनाई
जिसमें चाइनीज कूली जिन्हें हम चाइनीज लेबरर कह सकते हैं, उनका इस तरीके से शोषण किया गया कि उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। इस सिस्टम ने उनकी मेहनत और उनकी मजबूरी दोनों का पूरा फायदा उठाया। जैसे हमने पहले सुना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जो था वो ओपियम ट्रेड से बहुत ही रेवेन्यू मिलने लगा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ओपियम प्रोडक्शन पर मोनोपोली बना रखी थी। सिंगापुर को एक की डिस्ट्रीब्यूशन हब की तरह यूज करते थे। ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ओपियम को बैन करने की जगह पे उसे रेगुलेट करके प्रॉफिट कमाना चाहती थी। वो ओपियम डेंस, जिन्हें फार्म्स कहा जाता था, उनके लाइसेंस बेचते थे और कई बार तो ये रेवेन्यू गवर्नमेंट की पूरी जो इनकम होती थी उसका आधा होता था। ये कूलीज जो अपनी फैमिलीज को चाइना में छोड़कर आए थे, एक हार्श और लोनली एनवायरनमेंट में जी रहे थे। लंबे समय तक वो फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स में काम करते थे, जैसे पोर्ट के डॉक्स, टिन माइंस और रबर प्लांटेशन। उनके लिए ओपीएम एक टेम्पररी एस्केप बन गया था फिजिकल पेन और इमोशनल डिस्ट्रेस से। ये उनके लिए एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन बन गया था। इस वजह से इस कम्युनिटी में ओपीएम एडिक्शन बहुत ही ज्यादा फैल गया था। एडिक्ट्स अपनी थोड़ी सी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा ओपीएम पर खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें खाने और दूसरी जरूरी चीजों के लिए कुछ भी नहीं बचता था। इससे गरीबी और डिपेंडेंसी का एक साइकिल शुरू हो गया, जिससे वो शोषण का और भी ज्यादा शिकार बन गए। चाइनीज कूलीज को इमेंस ओवरवर्क का शिकार होना पड़ता था। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंडर एम्प्लॉय किया जाता था, जिसमें ब्रोकर्स और सीक्रेट सोसाइटीज इंटरमीडिएटरीज का काम करती थी। इस कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर शोषण वाले टर्म्स होते थे, जिससे कूलीज का काम वेजेस पर लंबे समय तक ग्रोलिंग लेबर करनी पड़ती थी। वो तेज धूप में काम करते थे, कार्गो उतारते थे या प्लांटेशन में मेहनत करते थे। ये काम सिर्फ फिजिकली टैक्सिंग नहीं था, बल्कि डेंजरस भी था और उनकी सेफ्टी का इस वक्त पे कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था। इनकी जो रहने की जगह थी वो बहुत ही खराब थी। ये कूलीज अक्सर बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड और अनहाइजीनिक कूली हाउसेस में रहते थे। ये कूलीज शॉप हाउसेस में रहते थे, जहां दर्जनों और कभी कभी तो सैकड़ों लोग कम्युनल स्पेस में सोए होते थे। सैनिटाइजेशन, वेंटिलेशन और न्यूट्रिशन की कमी के कारण उनको टीबी और कोलेरा जैसी बीमारियां अक्सर हो जाती थी और इन्हीं कंडीशंस के चलते वो माल न्यूट्रिशन और ड्रग एडिक्शन के साथ मिलकर उनका जो डेथ रेट था वो बढ़ गया था। इस कॉलोनियल सिस्टम की वजह से जो सोसाइटी में एक जो वैक्यूम बन गया था, उसे चाइनीज सीक्रेट सोसाइटीज या ट्रायड्स ने फिल किया। ये सोसाइटी शुरू में तो नए माइग्रेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल एड ग्रुप का काम करती थी, जो उन्हें कम्युनिटी सिक्योरिटी का सेंस देती थी। वो नए आने वाले लोगों का काम और उनके रहने की जगह ढूंढने में मदद करते थे, लेकिन वो जल्दी ही पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, जो गैम्बलिंग, ब्रॉथल्स और ओपीएम ट्रेड पे कंट्रोल करते थे। इस वक्त पे वो एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, जैसे डिस्प्यूट सुलझाना और अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता, लेकिन उसी वक्त वो कुलीज का शोषण भी करते थे। कई कुलीज को इन सोसाइटीज को ज्वाइन करने के लिए प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया जाता था। ट्रायड्स ने लेबर रिक्रूटमेंट और सोशल लाइफ पर अपने कंट्रोल्स का यूज पावर एक्सरसाइज करने के लिए किया था, जिसकी वजह से अक्सर वायलेंट वॉर्स होते थे जो कुली कम्युनिटी को और भी डिस्टेबलाइज कर देते थे। कॉलोनियल पुलिस फोर्स जो थी इस वक्त वो वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही थी और अक्सर ही इन सारी एक्टिविटीज को वो नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि उनको पता था कि इन सारी चीजों की वजह से ट्रेड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता था, इसलिए वो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। इसके बाद आता है एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ब्लो ब्रिटिश एम्पायर के लिए, डबल ब्लफ ऑफ जापानीज इन्वेजन भी कहा जाता है। ब्रिटिश मिलिट्री की जो स्ट्रैटेजी थी इस वक्त पे सिंगापुर में वो बहुत फ्लॉड थी। उन्होंने हमेशा सोचा था सिंगापुर में जो अटैक होगा वो समुंदर के जरिए होगा, जहां उनकी पावरफुल नेवल गन्स थी, लेकिन जापानीज आर्मी जो लेफ्टिनेंट जनरल टोमोयुकी यामाशिता ये लीड कर रहे थे, उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया। उन्होंने मलय पेनिसुला, ये जो रीजन है, यहाँ से बाइसिकल जो साइकिल्स होती है उसके ऊपर आके अटैक किया और उन्होंने ब्रिटिश डिफेंस जो थी उसको एक पावरफुल ब्लो दे दिया। ये विक्ट्री जो है ये ब्रिटिश हिस्ट्री में सिंकिंग ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड रिपल्स के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ ब्रिटिश नेवी सुप्रीमेसी का एक एरा जो था उसका एंड हो गया और ब्रिटिश, जिनको गर्व था सिंगापुर के ऊपर, जिसको वो इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस कहते थे, उसी को जापानीज आर्मी ने 7 दिन में कंट्रोल ओवरटेक कर लिया था। उसी के एक हफ्ते बाद सिंगापुर का जो एरिया था वो उसने जापानीज आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिंगापुर में नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। 1959 में सिंगापुर को एक फुल इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट मिली और हमारी कहानी के हीरो ली कुआन यू, इनकी जो एक पीपल्स एक्शन पार्टी थी वो पावर में आई। सिंगापुर को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे छोटा डोमेस्टिक मार्केट, रिसोर्सेज की कमी। ली कुआन यू ने सोचा कि फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ यूनियन जरूरी है, इससे सिंगापुर के जो गुड्स थे या लोग थे उनके लिए कॉमन मार्केट मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। टुंकू अब्दुल रहमान को भी यह आइडिया पसंद आया, हालांकि इसके पहले वो इस आइडिया के बिल्कुल ही खिलाफ थे,
क्योंकि वो जानते थे कि सिंगापुर को मलेशियन फेडरेशन में जोड़ने के बाद से कई ज़्यादा इशू हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक क्योंकि वो सिंगापुर के लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स से कम्युनिज्म का डर रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने इस बात को मंजूरी दे दी। सितंबर 16, 1963 को मलेशिया एग्रीमेंट के तहत फेडरेशन ऑफ मलेशिया, जिसमें सिंगापुर, सारवाक और बर्नियो मिलकर एक मलेशियन कंट्री बने। लेकिन ये यूनियन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी और इनके सेपरेशन के रीजंस जो थे वो प्राइमरीली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थे। UMNO जो मलेशिया की एक रूलिंग पार्टी थी और PAP जो ली कुआन यूव की सिंगापुर की पीपल एक्शन पार्टी थी, इनके बीच द डीप सीटेड डिफरेंसेस थी। UMNO ने भूमिपुत्रा यानी मलय राइट्स को चैंपियन किया था, जबकि PAP ने मलेशिया को प्रमोट किया था, जिसमें सब रेसेस के लिए इक्वल राइट्स थे। इसी क्लैश ने वायलेंट राइट्स को जन्म दिया और जुलाई और सितंबर 1964 में यहाँ रेशियल राइट्स देखने को मिल गए। इसके बाद दौर आता है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स का। जो कॉमन मार्केट सिंगापुर को प्रॉमिस की गई थी इस यूनियन के तहत, वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुई। मलेशिया ने सिंगापुर के गुड्स पर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और दोनों तरफ के जो लीडर थे वो इस समझ सुलझा नहीं पा रहे थे। इसके बाद एक फैसला हुआ जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि अगस्त 9, 1965 को सिंगापुर को ऑफिशियली मलेशियन फेडरेशन से अलग कर दिया। ये फैसला इतना जबरदस्त था कि मलेशियन एम्बेसी में इस वक्त 124 सीटें हुआ करती थी, जहां पे सिंगापुर को अलग करने के मोशन पे उन्होंने यूनानिमसली वोट किया और पूरे 124 मेंबर्स ने सिंगापुर को अलग करने के लिए वोट किया। ली कुआन यूव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीयरफुली सेपरेशन अनाउंस किया। ये क्राइसिस ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन इसने सिंगापुर को सर्वाइवल के लिए प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वक्त पे आप देख सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर जिनके पास एक देश तो है और लोग तो है, लेकिन ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि उनके पास पीने का पानी तक नहीं था। सिंगापुर का आज़ादी के बाद सर्वाइवल और ये जो रैपिड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ये कोई मैटर ऑफ लक नहीं था, ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा सिंगापुर के पास और तो कोई चारा नहीं था। आइए जानते हैं कि आखिर सिंगापुर ने ऐसे कौन से 5 कदम उठाए जिसकी वजह से सिंगापुर में इतनी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी और ओवरवेलमिंग डेवलपमेंट देखने को मिल गई। नंबर 1, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्यादातर अंडर डेवलपिंग देश जहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक लेबर इंटेंस इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, लेकिन सिंगापुर ने एक EOI पर फोकस किया और उन्होंने दुनिया की MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज बनाई। उन्होंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड यानी EDB बनाई, जिसने CEOs को जनरस टैक्स इंसेंटिव्स और स्टेबल वर्कफोर्स ऑफर किया, और EBD ने एक वन स्टॉप शॉप मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ली कुआन यूव हमेशा इस बात पे यकीन करते थे कि एक स्किल्ड एजुकेटेड वर्कफोर्स का सिंगापुर के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे। उन्होंने एजुकेशन में सिग्निफिकेंट फंड्स पोर किए और बायलिंगुअल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें इंग्लिश और मदर टंग दोनों सिखाए जाते थे। इंग्लिश को डेलिबरेटली वर्किंग लैंग्वेज बनाया गया था। नंबर 3, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। ली कुआन यूव ने करप्शन को एक कैंसर माना था। उन्होंने एक पावरफुल इंडिपेंडेंस एजेंसी जिसका नाम है करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया और पब्लिक सर्वेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के कॉम्पिटिटिव सैलरीज दी गई, जिससे ब्राइबरी की नीड ही खत्म हो गई थी। ये करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इतना इंडिपेंडेंस और पावर दिया गया था, इंस्टीट्यूशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती थी। 4, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इंडिपेंडेंस के समय सिंगापुर में हाउसिंग की हालत बहुत ही खराब, लोग स्लम्स और ओवर क्राउडेड शॉप हाउसेस में रहते थे। इस अक्यूट हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए ली कुआन यूव ने HDB को एक पावरफुल टूल बनाया। उनका विजन सिर्फ घर बनाना नहीं था, बल्कि एक नेशन बनाना था। HDB ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, पूरे टाउन्स बनाए जहां घरों के साथ साथ स्कूल, क्लिनिक्स और मार्केट जैसी फैसिलिटीज भी थी। इससे लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ने लगे। 5, द एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। सिर्फ घर बनाना काफी नहीं था। सिंगापुर एक मल्टीरेशियल सोसाइटी है जहां चाइनीज, मलय और इंडियन और दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। 1964 के रेस राइट्स के बाद गवर्नमेंट ये बात तो समझ गई थी कि सोशल हार्मनी को चांस पे छोड़ना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, और गवर्नमेंट को डर था कि अगर एथनिक ग्रुप अलग अलग एरियाज में रहेंगे, इससे सोशल फ्रिक्शन और टेंशन और भी बढ़ सकती है। और इसी वजह से 1989 में एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी यानी EIP को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पॉलिसी बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन इसने सोशल कोहेजन को बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। EIP ने हर HDB ब्लॉक और नेबरहुड में एक बैलेंस एथनिक मिक्स मेंटेन करने के लिए कोटा सेट किए। इसका मतलब है कि एक HDB बिल्डिंग या एक एरिया में हर एथनिक ग्रुप के एक मैक्सिमम परसेंटेज डिसाइड की गई। इसे ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल
एक HDB ब्लॉक में चाइनीज़ कम्युनिटी के लिए 84% का कोटा, मलय कम्युनिटीज़ के लिए 22% का कोटा और इंडियन और अदर कम्युनिटीज़ के लिए 10% का कोटा है। ये परसेंटेज हर क्वार्टर में रिव्यू होते थे और अलग अलग टाउन्स और अलग अलग रीजन के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते थे। जब किसी एथनिक ग्रुप का कोटा उस पर्टिकुलर ब्लॉक या नेबरहुड में फिल हो जाता था तो उस कम्युनिटी के लोग वहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। इस पॉलिसी का सीधा असर लोगों पर पड़ा। कुछ लोगों को उनकी पसंद की जगह पे फ्लैट बेचने या खरीदने में दिक्कतें तो आई क्योंकि उनकी कम्युनिटी का कोटा वहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी के लिए जरूरी माना। उनका आर्ग्यूमेंट था कि एक मल्टीरेशियल सोसाइटी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझे और रिस्पेक्ट करें। इस पॉलिसी ने सच में सिंगापुर को हार्मोनियस सोसाइटी बनने में बहुत ही ज्यादा मदद की। 6 स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। सिंगापुर की जो इनिशियल सक्सेस थी वो वैसे तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में थी, लेकिन लेबर का शॉर्टेज और राइजिंग वेजेस को देखते हुए उन्होंने सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिया। इसमें हाईटेक हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स पर फोकस किया गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर जिस मलेशिया ने यूनानिमसली बिना सिंगापुर लीडरशिप के साथ डिस्कस किए हुए उनको अलग कर दिया था, यहाँ तक कि सिंगापुर की लीडरशिप को उनका जो सेपरेशन कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिव्यू करने तक का टाइम नहीं मिला था। आइए जानते हैं आज के तारीख में इन दोनों देशों की क्या हालत है। सेपरेशन के बाद सिंगापुर और मलेशिया ने बहुत ही ज्यादा डिफरेंस डेवलपमेंट पाथ अपनाए। नंबर 1, इकोनॉमिक मॉडल। सिंगापुर ने FDI और हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज पर फोकस किया और मलेशिया ने जो था वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई, जैसे कि भूमिपुत्र और मलय राइट्स की पॉलिसी। GDP एंड पर कैपिटा इनकम। सिंगापुर का पर कैपिटा GDP जो है वो $88,000 है, जिसको इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 78 लाख रुपीस के आसपास माना जा सकता है, और मलेशिया का इस वक्त पे $13,000 है। सिंगापुर का पर कैपिटा GDP मलेशिया से सिग्निफिकेंटली हायर है, यहाँ तक कि इसे 8 टाइम्स ज़्यादा माना जाता है। ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। सिंगापुर ने एक मेरियोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम को चुना, जबकि मलेशिया अब भी भूमिपुत्र पॉलिसी और मलय राइट्स को फेवर करती रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। सिंगापुर ने पैप की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जबकि मलेशिया में पॉलिटिकल वोलेटिलिटी और करप्शन चैलेंजेस। 5 एथनिक एंड सोशल पॉलिसीज। सिंगापुर ने एक मल्टी रेशियल सोसाइटी प्रमोट की, जबकि मलेशिया ने भूमिपुत्र पॉलिसीज और मलय राइट्स को। ली कुआन यूव की पॉपुलैरिटी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो 3 चीजों पर बेस्ड थी। सबसे पहले उन्होंने बहुत टैंजिबल रिजल्ट्स डिलीवर किए, उन्होंने हाई इनकम इकोनॉमी अपनाई और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया और एक देश की सिक्योरिटी को एंश्योर किया। सेकेंडली, द पर्सोना ऑफ रेजोल्यूट लीडर। उन्होंने आयरन इन देम वाली इमेज बनाई थी। वो एक टफ, प्रैग्मेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और डिसाइसिव लीडर थे। वर्ल्ड के लीडर्स भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और अगस्त 9, 1965 में उनका इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो रो दिए थे, इससे लोगों को उनका ह्यूमन साइड दिख गया था। प्रैग्मेटिक एंड एंटी आइडियोलॉजिकल अप्रोच। वो प्रैग्मेटिक, डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट नहीं थे। जो पॉलिसी काम करती थी वो उसे इम्प्लीमेंट करते थे। हालांकि ली कुआन यूव बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर थे। उनकी लीडरशिप में कुछ तो कंट्रोवर्सीज भी जरूर थी। नंबर 1, सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। पैप गवर्नमेंट ने डिफेमेशन और लॉसूट और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ISA से ओपोनेंट्स जो थे उनके उस वक्त के, उनको साइडलाइन कर दिया था। यूज ऑफ जुडिशियल कैनिंग। ली कुआन यूव वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे कि कॉर्पोरेटल पनिशमेंट के। माइकल फे केस जो है 1994 का, इसने इस बात को इंटरनेशनल मीडिया पे लाके खड़ा कर दिया था। इस वक्त पे US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक प्ली डील की थी माइकल फे केस में, जबकि सिंगापुर के गवर्नमेंट ने फिर भी इस पर्टिकुलर केस में पनिशमेंट इंप्लीमेंट किया था। नंबर 3, द नैनी स्टेट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने सोशल इंजीनियरिंग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे च्यूइंग गम बैन। हालांकि च्यूइंग गम बैन जो 1992 में हुआ था उसको उस वक्त तो लोगों ने बहुत अपोज किया था, लेकिन आज वही लोग इस पॉलिसी को बहुत मानते हैं। इसी वजह से उनको एक क्लीन और डिसिप्लिन सोसाइटी मिली। सिंगापुर का मलेशिया से सेपरेशन जो था वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, जिसने एक छोटी सी सिटी को एक स्टेबल प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सिंगापुर ने कॉन्स्टेंटली मलेशिया को आउटपेस किया है और सिंगापुर आज एक ग्लोबल मॉडल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।